मीडिया का बंधु लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से तो पहले छत्तीसगढ़ आया नहीं हूँ, यह पहला मेरा भ्रमण है। बट व्यक्तिगत तौर से कोई बार मेरा छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य हुआ, लेकिन कभी भी मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल सभा में छत्तीसगढ़ नहीं आया। आज मैंने मौका मिला और 2 जगह में परिवर्तन यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य हुआ। परिवर्तन यात्रा में मैंने जो देखा, एक पूरा छत्तीसगढ़ का जनता का मन अभी परिवर्तन के लिए है, लोग तैयार है। और मेरा मानना है कि जो दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ में जारी हो जाएगा या नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन, उसका बाद एक बड़ा लहर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए देखेगा और देखने ये मेरा मानना है। आज चुनाव सभा का बाद मेरा हेलीकॉप्टर थोड़ा लेट हो गया था, तो इसीलिए कोई हज़ारों लोग से व्यक्तिगत बात करने का सौभाग्य हुआ। एक एक करके मैं कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों से मिला हेलीपैड में, जो खड़ा था। बीजेपी का लोग तो नहीं था वो लोग, बट सबसे बात किया, सबसे एक ही बात बोला, जय श्री राम जय श्री राम। तो इससे मेरा एक मन में लगा कि छत्तीसगढ़ में लोग अभी राम लाला का प्रतीक्षा में है, और मेरा यही मानना है कि छत्तीसगढ़ का जनता यही चाहते हैं कि एक ऐसा सरकार बने जो सरकार में किसी दृष्टिकोण में बाबर का नाम ना रहे, हर जगह में प्रभु श्री राम का ही नाम रहे। आज गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव है। आज हमारा देश एक नया इतिहास रचने के तरफ जा रहा है। महिला संरक्षण बिल, जो कांग्रेस ने कभी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का कारण कभी पास नहीं कर पाया था, वो महिला संरक्षण बिल आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का पटल में रखा है, और ये जरूर पास भी हो जाएगा, मेरा विश्वास है। आज छत्तीसगढ़ का ये पावन धरती से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारत का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का एक जो जर्नी है, ये जर्नी में आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इतिहास हमेशा मोदी जी को आज का ये दिन में जो अद्भुत काम उन्होंने किया है, अद्भुत इतिहास रचा, इसके लिए हमेशा स्मरण करेगा। मैं छत्तीसगढ़ का माता और बहनों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और मेरा विश्वास है कि माता और बहनों का आशीर्वाद से और छत्तीसगढ़ का जनता का आशीर्वाद से बीजेपी दोबारा छत्तीसगढ़ में शासन में लौट के आएगा और छत्तीसगढ़ को भारत का एक विकसित प्रदेश बनाएगा। मैं आज छत्तीसगढ़ में आके जो पहला बात मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता देता है। करीबन 16 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी युवा बंधु है, उसमें 1 लाख लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। मेरा प्रश्न है कि ये बेरोजगार भत्ता का जगह में क्या आप रोजगार नहीं दे सकता था? जरूरी है रोजगार देना। आप अगर बेरोजगारों को भत्ता देगा, उनका जब थोड़ी और 40 साल हो जाएगा, 38 ईयर्स हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा, उसका बाद वो क्या करेगा? छत्तीसगढ़ को माँ धरती ने इतना संपत्ति दिया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, मेरा ये मानना है। छत्तीसगढ़ को माँ धरती ने सब कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ खनिज संपत्ति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा भूखंड है, और छत्तीसगढ़ का लोग जनता बहुत ही मेहनती है। तो ये मेहनती जनता को आपको मौका देना है कि रोजगार मिले, रोजगार का व्यवस्था हो। मेरा आज आप लोग का साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ
भूपेश बघेल जी असम चुनाव का इंचार्ज था। बाकी जो किया जो नहीं किया अपना है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं, सीधा मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो बघेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये क्या संभव है, 1-1.5 साल में ये संभव है। मैंने आज इसको संभव करके दिखाया। 90,000 हुआ। मेरा सरकार 1 साल तो कोविड में फंस गया, 1 साल का मुझको समय मिला। पूरा 90,000 युवा और युवतियों को सरकारी परमानेंट नौकरी, मतलब कोई उधर उधर का नौकरी नहीं है, सरकारी परमानेंट नौकरी हमने दिया। और अमित शाह जी का सामने 90,000 लोग एक ही फील्ड में खड़ा हुआ और सबको हमने उसी जगह में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ये 27 मई का बाद है, आप लोग गूगल करके देख सकता है। फिर आया बेरोजगार का बारे में। असम में भी बेरोजगार है। असम और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन हो या उनका जो एक इकोनॉमी हो, वो लगभग हम लोग का सेम है। हम भी 3,000 रुपया भत्ता दे सकता था, लेकिन 23 तारीख हमने नया योजना का स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो बेकार लोग हैं उनको पहला साल हम जो पोस्ट ग्रेजुएट बेकार है उनको 5 लाख रुपया दूंगा, और जो ITI वगैरह पास किया है उनको 3 लाख रुपया दूंगा, और उनका जो थोड़ा सा वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा अगले साल उनको हम लोग बैंक का साथ लिंकेज कर देगा, और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगा। पहला जो 3 लाख और 5 लाख होगा वो तो सरकार डायरेक्टली दे देगा, बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा, और जब ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में पैसा दे दूंगा। 3 लाख होगा, 5 लाख होगा। अगर ITI पास है तो 3 लाख, अगर आपने इंजीनियरिंग पास किया है तो 5 लाख, और नॉर्मल युवा है तो 3 लाख। जो नॉर्मल युवा है मैट्रिक पास भी हो सकता है, मैट्रिक फेल भी हो सकता है। लेकिन यही पैसा हम बेरोजगार भत्ता भी दे सकता था, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने का जगह में अगर हम रोजगार का स्कीम निकालते थे वो सबसे बढ़िया होता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अच्छा स्कीम का निर्माण किया कि घर घर जाके दारू पहुंचा दो। उसका जगह में अगर आप एक रोजगार का बड़ा स्कीम आप बना लेता था तो लोगों का कल्याण हो जाता था। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मैं बघेल जी को बोलना चाहता हूँ कि आप रोजगार का बात करो, बेरोजगार बात मत करो। 10 लाख लोग हैं, 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता देते हो और रोजगार का कुछ बातें नहीं करते हो। साइन बोर्ड लगाते हो कि मैंने 5 लाख युवकों को रोजगार दिया, और विधानसभा में जब प्रश्न आते हैं तो अब 26,000 लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरी दिया, 10,000 को आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिया। लेकिन आपका और GDP मेरा GDP एक है, आपका बजट और मेरा बजट एक है। असम में हम हर माताओं का 35 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया हर महीना का 10 तारीख डालता हूँ। जो वादा किया चुनाव का समय कर दिया। मध्य प्रदेश से मैं कल आया, 1.5 करोड़ माता बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया दिया जाता है, जिससे माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ा। आज तेलंगाना में राहुल गांधी बोला है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस सरकार आएगा हम 2,500 माता और बहनों का बैंक अकाउंट में दूंगा। तेलंगाना में आप दे सकता है। छत्तीसगढ़ का माँ और बहनों ने क्या गुनाह किया? आप आधिकारिक रूप से CWC का बाद, भूपेश बघेल जी भी CWC में था, हैदराबाद में CWC हुआ। भूपेश बघेल जी का सामने रिजोल्यूशन पास किया गया कि तेलंगाना का अगर चुनाव हम जीते तो तेलंगाना का माँ और बहनों को 2,500 रुपया प्रति मास बैंक अकाउंट में मिलेगा।
हम स्वागत करता हूं, अगर मिलता है तो हमारे लिए ठीक बात है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चलाया, छत्तीसगढ़ का माँ और बहन ने आपका साथ क्या नाइंसाफी किया? आप क्यों उनका बैंक अकाउंट में नहीं डालते हो? ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ का माँ और बहन को भूपेश बघेल जी से करना चाहिए। एंड दे आर ऑन रिकॉर्ड, ये मैं बना के बोला हूँ वो बात नहीं है। फिर आप सब लोग जानते हैं जैसे कृषक सम्मान निधि होता है, मोदी जी 6,000 रुपया देता है कृषक को, हम लोग उसका ऊपर टॉप अप करता हूँ। अगर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना होता है तो हम लोग उसका ऊपर टॉप अप करता हूँ। लेकिन मूलभूत जो सुविधा आते हैं वो प्रधानमंत्री जी से आते हैं और हम उनका ऊपर टॉप अप करता हूँ। आप छत्तीसगढ़ का जनता से प्रधानमंत्री जी धान खरीदता है, 2100 रुपया, इस बार 2160 रुपया देगा। आप टॉप अप करता है, लेकिन टॉप अप का नाम आप राजीव गांधी न्याय योजना बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी तो स्कीम नाम में तो स्कीम नहीं निकाला। जो 2100 रुपया देता है या लास्ट ईयर 2040 रुपया दिया, वो जो सरकार से वो पैसा आते हैं उन्होंने अपना नाम नहीं डाला, लेकिन आप 600 रुपया देते हैं और आप उसका ऊपर राजीव गांधी का नाम लेके आया। ये तो छत्तीसगढ़ का जनता का मेहनत का पैसा है, इसमें राजीव गांधी कहाँ से आ गया? क्या राजीव गांधी कुछ दान देता है? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन से कुछ पैसा आते हैं या सोनिया गांधी फाउंडेशन से कुछ पैसा आते हैं? ये तो छत्तीसगढ़ न्याय योजना नाम दो। अगर आपको देना ही है बोलो प्रधानमंत्री का साथ हम लोग मिल के ये स्कीम छत्तीसगढ़ का कृषकों के लिए कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, आप आवास योजना ही बंद कर देते हो। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में कोई फॉरेस्ट भी है और राहुल गांधी क्या राजीव गांधी स्मृति वन नाम निकाल जाते हो। आप प्रधानमंत्री नाम से आपका गुस्सा है जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हर जगह में कोई भी नया इमारत होगा छत्तीसगढ़ का मेहनती जनता का टैक्स का पैसा से आप नाम खड़ा कर देते हो गांधी का। ये कैसा बात, कैसा सरकार है? ये सरकार कैसे चल रहा है? भूपेश बघेल जी बोलता है कि मैं हिंदू हूँ। अगर आप हिंदू है, बोलता है मैं गौ सेवा करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन आज भारत में इंडी गठबंधन होने का बाद जो भारत में एक सनातन विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आपका जो दोस्त है स्टेलिन का बेटा ने बोलता है हिंदू मलेरिया डेंगू एड्स है। आज बघेल जी आप एक हिंदू हो तो आप आवाज उठाओ कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप बंद करो हिंदू विरोधी बातें। आप कुछ नहीं करते हो। तो इसीलिए आज मैंने सभा में बोला कि चुनाव होगा तो आप राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएगा, लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आपका दम है तो राहुल जी को रामलला का सामने ले जाओ, एक बार अयोध्या में ले जाओ। वो नहीं जाएगा, सोनिया गांधी भी नहीं जाएगा, इसलिए बाबर लोग नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए वो मंदिर रामलला का सामने वो उनको लेके नहीं जा सकता है। तो भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुसे हिंदू नेताओं का बीच में आप हैं। आप जब हिंदू को एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, डेंगू बोला जाता है, आप उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करते हो। आज जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने का कारण बेटियों का हत्या होता है, तब उसका खिलाफ आज आवाज़ नहीं उठाते हो। जो छत्तीसगढ़ का भोले भाले हमारा जनजातीय लोगों का धर्मांतरण होता है, तब आवाज़ नहीं उठाते हो। और आप पूरा फॉरेस्ट को ही आप बाबर को दे के रखा है छत्तीसगढ़ का। आप छत्तीसगढ़ का सर्वनाश मत कीजिए।
जनजातियों में धर्मांतरकरण रुके, और अभी आप तो नहीं रुका तो हम ही आएगा, हम ही रुक लेगा। अभी थोड़ी ही दिन बचे हैं, तो भूपेश बघेल जी आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही मेरा बोलना है। आप लोग को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। बाबर तो भारत में था ही ना। मैं कौन हूँ? आप और मैं कुछ हूँ? बाबर को हटा के ही तो रामलला बैठा ना वहाँ में, अयोध्या में। हम तो इतिहास ही गिना रहा हूँ, मैं तो इतिहास नहीं लिख रहा हूँ ना। इतिहास तो मोदी जी संसद में लिख रहे हैं, मैं खाली इतिहास का बाद आप लोग को गिना रहा हूँ। यहाँ के संदर्भ में बाबर का जिक्र क्यों आ रहा है? बाबर का ही जिक्र आता है अभी भारत में। जैसे आपने भारत में देखा कि किसी ने भी एक धर्म का खिलाफ बोलता है तो उनको सरतन जुदा हो जाता है, लेकिन हिंदू का खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है। तो ये मैं भारत का ही गाथा आपको बोल रहा हूँ, मैं कई संग्रलोक का गाथा आपको नहीं गिना रहा हूँ। ये भारत का ही हकीकत में गा रहा हूँ आपका सामने। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से लोगों को, बेटियों को मारना, ये भारत का ही इतिहास है। ये मैं कोई आपको अमेरिका का इतिहास नहीं बोल रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस लिबरल पार्टी है, लेकिन आप बीजेपी में आने के बाद आप कहीं ज्यादा हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, और बीजेपी के भीतर ये कहा जाता है कि जो पुराने नेता रहे हैं, जो हिंदुत्व के समर्थक रहे हैं, उनसे ज्यादा कट्टर आप हो गए। आप तो कभी कांग्रेस में नहीं था। आप कांग्रेस लिबरल है वो आपको कैसे मालूम है? कहाँ आइडियोलॉजी है कांग्रेस का? नहीं वही, इसीलिए आप कृपा करके सर्टिफिकेट मत दीजिए कि कांग्रेस लिबरल है। कांग्रेस जैसा कट्टर फंडामेंटल तुष्टीकरण का पार्टी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वही है एकमात्र कम्युनल पार्टी आज का देश में। नहीं तो राम मंदिर का ताला और रामलला कभी भी बैठ जाता था, नरेंद्र मोदी जी के लिए इंतजार नहीं होता था। तो इसीलिए मैं कांग्रेस में एक कम्युनल वातावरण में रहा, और बीजेपी में आके सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास सीखा। एक एक करके आराम से आप लोग समझ लीजिए। हाँ हाँ, एकदम आराम से। हिंदू और हिंदुत्ववादी, उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी का विरोध करता हूँ, हिंदू का नहीं। आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात? कौन सा? मणिपुर में। देखिए, मणिपुर में आपके लिए शर्म का बात लगता है बिकॉज आप मणिपुर का इतिहास आपने नहीं पढ़ा है। जो दिन आप मणिपुर का इतिहास बात बोलेगा वो दिन आप गृह मंत्री जी को धन्यवाद देगा। थोड़ा कोशिश करके आप पढ़ लीजिए। पढ़ने का बाद ये प्रश्न आपका होगा ही नहीं, इट विल गो आउट ऑफ योर माइंड। मेरा एक सवाल आखिरी, आपके मित्र हैं काफी, आपने अभी कहा कि सिंहदेव जी, अगले चुनाव में क्या ऐसा संभव है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और कोई कांग्रेस? नहीं, देखिए, मैं कोविड का समय और उसका पहले जीएसटी में टीएस सिंहदेव जी का साथ काम किया हूँ, लेकिन ये सब व्यक्ति ऐसा है कि पर्सनैलिटी नहीं है। अभी 2.5 साल का बात था, हुआ नहीं, वही दिन उनको पार्टी छोड़ के घर में चला जाना सही था। तो फिर कोई अगर 1-1.5 महीना के लिए डिप्टी सीएम बनता है, मैं फ़ोन में बहुत दिन बात नहीं किया, बात करने से तो मैं बोलता था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा फैमिली का बैकग्राउंड है, पूरा जिले में आपका सम्मान है, ये 1.5 महीना का डिप्टी सीएम बन के तो आपने आपका प्रतिष्ठा पर आघात कर लिया। चलिए, धन्यवाद। ये माने कि कांग्रेस छोड़ के जाने पर फायदा रहता है क्या? मैं तो सीएम बना। हिंदूवादी को डेंगू मलेरिया बताया कि हिंदू को बताया? ये किसने बताया आपको? भूपेश जी ने बताया ना। अरे राहुल जी तो मोहब्बत का दुकान चलाता है और दिल्ली में जाके सिख लोगों का ऊपर दंगा करवा देता है। तो ये कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, राहुल जी एक मोहब्बत का दुकान चला रखा है, लेकिन यही मोहब्बत का दुकान असम में 900 लोगों को शहीद किया है, दिल्ली में 3000 लोगों का सिख लोगों को दंगा करके मरवाया है,
और यही मोहब्बत का दुकानदार ने आज हिंदू शरणार्थी को सिटीजनशिप लेने नहीं देता है। वो इसीलिए राहुल गांधी का बात बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो तो एक नादान बच्चा जैसा है। हाँ, कई बड़े मुद्दों पे सारा ठीक रहा है, मोदी सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। किसका ऊपर? मोदी सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ देते हैं। बेसिक चीज ये रहती है, जो सहयोग केंद्र से मिल रहा है उसकी कोई उपलब्धि नहीं बताते हैं। देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने बोला, एक टीएस सिंहदेव है कांग्रेस में अच्छा व्यक्ति, उन्होंने तो खुद बोला कि मोदी जी से हम भरपूर सहाय मिलते हैं, और वो मेरा दोस्त भी है, मिलते रहता हूँ कभी कभी, तो ठीक है, उन्होंने साफ बात बोल दिया। बात ऐसा है, अगर आप 21 रुपया या 2000 रुपया भारत सरकार से नहीं मिलता है, क्या छत्तीसगढ़ का जनता से आप 600 रुपया में धान खरीद सकते हो? अगर आज आप मुख्यमंत्री चुनाव जीता था लास्ट टाइम, वो तो मोदी जी का बदौलत में आपने जीता, किसलिए? मोदी जी 2000 भेजा, इसलिए आपने 600 इजाफा किया। अगर चुनाव जीतने का बाद मोदी जी बोलता था मैं 2000 नहीं दूंगा, क्या आप 600 रुपया से धान खरीद सकता था? तो भूपेश बाघेल जी मोदी जी का पॉलिसी का सिंगल मोस्ट बेनिफिशियरी है, सिंगल मोस्ट बेनिफिशियरी है। तो वो हमेशा मोदी जी के लिए अच्छा बात बोलना चाहिए, और हमेशा मोदी जी का लंबा आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक सवाल ये है कि आप असम से मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से आपकी सरकार ने फैसले किए हैं, आपको एक हिंदुत्व के नायक के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इसकी तरह कि आप फैसले इस तरह करते हैं। मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य, जिस तरह मणिपुर के हालात बदले, बीजेपी को शर्मनाक स्थिति देखना पड़ी। अगर आपके जैसा सीएम वहां होता तो हालात दूसरे होते। देखिए, पहले अगर भारत में कोई हिंदुत्व मानने वाला मुख्यमंत्री होता है, यह देश के लिए बहुत ही गौरव का बात होता है, इसलिए भारत ही हिंदू है ना। हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री तो देश का बाहर नहीं बन सकता है, अकेला भारत में ही बन सकता है या नेपाल में बन सकता है। तो यह भारत का और एक गौरव गाथा है। मणिपुर में स्थिति सुधारा है, और मणिपुर के लिए जो भी हुआ है वो दुखदायक है। संभालने के लिए हमारा सीएम साहब कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कभी गूगल करके मणिपुर का हिस्ट्री देखिए, कांग्रेस का ज़माने में 2-2 हज़ार लोगों का भी निधन हो गया था। 75 इयर्स हो गया, मणिपुर स्टेबल नहीं हुआ है, बहुत सारे रीजन का साथ। ये एक संवाददाता बैठक का टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी आप आइए मणिपुर, मैं आपका साथ जाऊंगा, एक साथ बैठ के हम लोग एकेडमिक डिस्कशन करूंगा। ये थोड़ा सा अलग मामला है, जैसे कांग्रेस पार्लियामेंट में हल्ला कर रहा था, ऐसा मामला नहीं है। वो थोड़ा सा वो जो घाव है थोड़ा गहरा है, इसका साथ म्यांमार इन्वॉल्व है, इसका साथ चाइनीज़ पॉलिसी इन्वॉल्व है। कम से कम मणिपुर का 3000 उग्रवादी और 4000 उग्रवादी, हर कोई कम्युनिटी का, इसका भी एक इतिहास है, लंबी उग्रवाद का इतिहास है। चाइना में उग्रवाद का बेस है, उसका भी इतिहास है। वो थोड़ा सा लंबा बातें करना पड़ेगा।